Hello students, are you preparing for government jobs? Then download Make My Exam app for latest job notification, current affairs, daily quiz, online test series and many more. Available on Play Store and App Store. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक माई एग्ज़ाम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम करने चाह रहे हैं कुछ एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ये पीओ में भी हेल्प करेंगे और क्लरिकल लेवल में भी हेल्प करेंगे, चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो एलआईसी के हो। तो इनका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, जिस तरह के प्रीलिम्स एग्जाम्स पे आपको देखने को मिलता है। तो देखते हैं अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। इन अकॉर्डेंस विद द बाय लॉज ही was to take on as the chairman of the committee with effect from the 1st of next month। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, कहते हैं कि बाय लॉज के हिसाब से उसको कमेटी का चेयरमैन बनाया जा रहा है या ही इज़ अबाउट टू एक्वायर दैट पोजीशन। कहाँ, कब से? अगले महीने के पहली तारीख से। तो देखिए इसमें जो गलती है दैट इज़ ऑब्वियस एंड दैट इज़ इन पार्ट बी। पार्ट बी में क्या गलती है, वहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया गया है दैट इज़ टेक ऑन। सो उसका कोई यहाँ पे लॉजिक नहीं बनता। आपने हमेशा सुना होगा, अगर मूवीज़ में या टीवीज़ में भी सुना होगा कि उसने नई कंपनी टेक ओवर कर ली है। तो टेक ओवर का क्या मतलब होता है? टेक ओवर इज़ अ फ्रेजल वर्ब फॉर एक्वायरिंग समथिंग। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, उसने जो चेयरमैन की पोजीशन है उसको वो एक्वायर करा है। कब से करा है? अगले महीने के फर्स्ट से। तो वहाँ पे एक्वायर के लिए अगेन टेक ऑन नहीं आ सकता था, टेक ओवर आना चाहिए था। सो दिस वाज अ एरर। तो होपफुली आपको ये वाला क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर एंड privilege to witness the high level meetings between Chinese and India's leaders। तो देखिए यहाँ पे भी एरर जो है वो बहुत सीधा सीधा था। कहाँ पे था? पार्ट डी में था। गलती यहाँ पे क्या थी, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चाइनीज़, उसके बाद एंड इंडियाज़ लिखा हुआ है, इंडियाज़ लीडर्स। देखिए अब ये गलत क्यों था, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंड है, एंड के साथ जो दो चीज़ें आती हैं वो हमेशा इक्वल फॉर्म की, सेम फॉर्म की होती है, क्योंकि जो एंड है वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो वो हमेशा सेम लेवल की चीज़ों को कनेक्ट करता है। तो अभी देखो, अगर मैं ये बोलूँ कि राम एंड टी, सो कोई बात बनेगी राम एंड टी? ऑब्वियसली नॉट। ईदर इल बी लाइक टी और कॉफ़ी और इल बी लाइक राम और शाम या राम एंड शाम। कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा राम एंड कॉफ़ी, नो लॉजिक, ठीक है, इलॉजिकल हो जाएगा वो। सो सेम इज़ द केस विद दिस। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ऑब्वियस इसलिए नहीं पता लग रहा है क्योंकि शायद हमने सेम फॉर्म पे ध्यान नहीं दिया है। तो यहाँ तो आपको सेम फॉर्म बनाने के लिए इसके दो वर्जन्स हो सकते हैं। या तो आप ये लिख दीजिए चाइनाज़ एंड इंडियाज़ लीडर्स, या फिर आपको इसको ठीक करके कैसे लिखना है? चाइनीज़ एंड इंडियन लीडर्स। ठीक है, तो हमेशा जब भी एंड आ जाएगा, एंड के साथ जो दोनों चीज़ें हैं उनकी जो फॉर्म्स हैं वो हमेशा आपस में इक्वल होनी चाहिए, वो कभी भी अलग अलग नहीं होनी चाहिए। ये इसमें एरर था, पैरेललिज्म नहीं बन रहा था। यहाँ पे पैरेललिज्म बनाने के लिए हम उसको इन दोनों फॉर्म्स में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो ये वाली फॉर्म है दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। होपफुली ये वाला आपको क्लियर था। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइंग, नर्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एम्प्लॉयज़ टैलेंट इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ द HRD डिपार्टमेंट। तो वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं एक एम्प्लॉय के टैलेंट को आइडेंटिफाई करना, उसे नर्चर करना मतलब उसकी देखभाल करना या उसको डेवलप करना HRD डिपार्टमेंट के उत्तम कामों में से कुछ है। तो उत्तम कामों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब भी हम अमंग यूज़ करते हैं, आपको पता होगा अमंग हमेशा हम मोर देन 2 के लिए यूज़ करते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी कितने काम है? 3 टास्क दिए हुए हैं। अगर 3 मतलब कुछ कामों में से ये होंगे ना, कभी भी एक टास्क में से क्या ये 3 काम निकल सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे टास्क नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? टास्क आएगा। तो ये गलती थी आपके पार्ट सी में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे टास्क की जगह क्या आना चाहिए? टास्क आना चाहिए। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर है। क्यों? एक बार फिर से बता देती हूँ। अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क मतलब कुछ कामों में से, मतलब ज़्यादा कामों में से ये 3 कुछ हैं। तो ज़्यादा कामों में से होना चाहिए, ज़्यादा काम में से नहीं हो सकता। तो वहाँ पे प्लूरल नाउन की रिक्वायरमेंट थी, तो वहाँ पे हमने टास्क की जगह क्या लगाना है? टास्क लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है? Many residents claim that
द कंपनी हैज़ टेकन देयर लैंड विदाउट एडिकेट कंपेंसेटिंग। तो वहाँ पे जो गलती है दैट इज़ इन पार्ट डी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंपेंसेटिंग यूज़ किया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो वहाँ पे एक एडजेक्टिव लगा हुआ है दैट इज़ एडिकेट। तो हमेशा जो आपकी फॉर्मेशन वो चलती है, कोई भी चीज़ एडजेक्टिव तभी बनेगी अगर उसके साथ कोई नाउन लगा होगा तो। बट जो ये कंपेंसेटिंग है ये क्या है? ये एक वर्ब फॉर्म है, बट हमें नाउन फॉर्म इसकी चाहिए थी। तो इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है? एडिकेट के साथ क्या आता है फिर यहाँ पे? कंपेंसेशन रादर देन कंपेंसेटिंग। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ कि जहाँ पे भी आपको दो चीज़ें इकट्ठी दिखेंगी, या तो अगर वो वहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट होती तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए था? एक एडवर्ब चाहिए था। पर यहाँ पे एडिकेट क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के लिए हमें क्या चाहिए थे? नाउन फॉर्म चाहिए थी। तो नाउन फॉर्म के लिए हमने वहाँ पे कंपेंसेटिंग जो है वर्ब फॉर्म उसको चेंज करके नाउन फॉर्म में कर दिया। ठीक है, होपफुली आपको ये वाला जो एरर स्पॉटिंग है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो एरर स्पॉटिंग की ओर। देखिए नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीपल हु हैव फॉर्चुनेट इनफ टू ओन ए हाउस इन दिस सिटी आर वेरी फ्यू। तो क्या कहते हैं कि देखिए, अगर अभी हम इसको छोड़ के एक सिंपल सी बात करते हैं। अगर मैं सिंपल बोलूँ कि आई हैव सम गुड बुक्स, ठीक है, तो मैंने इतना सा बोला कि मेरे पास कुछ अच्छी किताबें हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो हैव है, हैव का काम क्या है? पोजेशन शो करना। जब हैव सेंटेंस में अकेला आता है तो वो क्या शो करता है? वो पोजेशन शो करता है। तो यहाँ पे भी क्या है? फॉर्चुनेट सिंपल मतलब लकी। तो पीपल हु हैव फॉर्चुनेट मतलब लोग जिनके पास लकी हैं। गलत हो गया, उसका कोई सेंस नहीं बनी। तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए था? पीपल हु आर फॉर्चुनेट रादर देन हु हैव फॉर्चुनेट। ठीक है, तो क्यों अभी यहाँ पे आर क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एक इसकी फॉर्म में बना के दिखा देती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ यू आर गुड, तो यहाँ पे भी क्या है? गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया? आर। अगेन फॉर्चुनेट भी क्या है? एडजेक्टिव है, तो उसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। सो जो आपका एरर था वो कहाँ था? वो कहाँ था? पार्ट ए में। होपफुली आपको ये समझ आया। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, पीपल हु हैव फॉर्चुनेट मतलब जिनके पास कोई चीज़ है। तो वहाँ पे फॉर्चुनेट नहीं आ सकता था क्योंकि वो एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। जो आपकी पोजेशन होता है वो हमेशा नाउन पे होता है, कभी भी एडजेक्टिव पे पोजेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन हैव ए कार बट आई कैन नॉट हैव अ लकी, या आई कैन नॉट हैव अ फॉर्चुनेट। नहीं, कोई बात नहीं बनती है। ठीक है, तो आई कैन बी लकी बट आई कैन नॉट हैव अ लकी। ठीक है, तो इसमें यही गलती थी, मेरे पास किसी चीज़ की पोजेशन नहीं है, मैं खुद ही लकी हूँ। या पीपल जो है, लोग हैं, उनके पास पोजेशन नहीं है, वो खुद ही लकी हैं। तो वहाँ पे हमें एडजेक्टिव फॉर्म थी, तो एडजेक्टिव फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं? सिंपल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने साथ में क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब विच बिहेव्स एज मेन वर्ब। दैट कंसेप्ट विल बी डिस्कस्ड लेटर। पर अभी के लिए आपको ये चाहिए था कि वहाँ पे पोजेशन नहीं थी, एडजेक्टिव था, इसलिए वहाँ पे हमें हैव को चेंज करके आर में बदलना पड़ा। सो अब होपफुली अब ये वाला क्लियर हो जाएगा आपको। चलो अब देखते हैं हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द वे दे बिहेव दैट दे हैड नॉट कॉन्शियस ऑफ द सराउंडिंग। अगेन देखिए, इसमें सेम वही चीज़ है जो हमने पिछले वाले सेंटेंस में की। क्या? पहले तो देखिए इसमें जो एरर है दैट इज़ इन पार्ट सी। ठीक है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे हैड नॉट कॉन्शियस। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो ये हैड है ये क्या शो कर रहा है? पोजेशन। पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पोजेशन जो पोजेशन है वो हमेशा नाउन पे होता है, एडजेक्टिव पे पोजेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पे जो कॉन्शियस है दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि इसका क्या मतलब है? जागरूक, कि वो मतलब वो खुद अवेयर नहीं थे, वो जागरूक नहीं थे। तो अगेन अभी हमने जैसे सीखा था, एडजेक्टिव के लिए हम आर लगाते हैं। ये पास्ट फॉर्म चल रही है तो आर का पास्ट फॉर्म हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? हैड को चेंज कर देंगे, हम लगा देंगे वर। तो जो सही आना था वो ये आना था, इट वॉज एविडेंट फ्रॉम द वे दे बिहेव दैट दे वर नॉट कॉन्शियस ऑफ द सराउंडिंग्स। उनको खुद ही जागरूक, वो खुद ही जागरूक नहीं थे। ठीक
ठीक है, ना कि उनके पास जागरूक नहीं था, ये गलत हो जाएगा। तो वहाँ पे पोजेशन नहीं चाहिए, तो पोजेशन नहीं चाहिए तो हमने उसको चेंज करके वर्ब में कर दिया। होपफुली अब ये वाला क्लियर है बिकॉज इट इज़ सेम एज अ प्रीवियस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिपोर्टिंग सिक हैज़ इंक्रीज ड्रास्टिकली बिकॉज द इमिनेंट इलेक्शन। तो यहाँ पे जो एरर है आपका 7 में जो एरर है दैट इज़ इन पार्ट डी। तो देखिए डी में क्या आ रहा है, एरर है, वहाँ पे एक ओमिशन है, ओमिशन मतलब वहाँ पे एक वर्ड नहीं लगाया गया, क्या, बिकॉज के बाद क्या आना चाहिए था, ऑफ। जब आपके पास मतलब वो चीज़ का वही रीज़न हो तो आप वहाँ पे क्या लगाते हैं, बिकॉज ऑफ। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, अगर मैं बोलूँ आई केम लेट टू क्लास बिकॉज द रेन, तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। मैं रेन की ही वजह से नहीं आई थी तो मैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ द रेन बोलूँगी। सेम इज़ द केस विद दिस। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है जो कि बीमार हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, बहुत मतलब हाई नंबर से इंक्रीज़ हो गए। क्यों? क्योंकि इमिनेंट इलेक्शन की वजह से। तो वो ही अगर रीज़न था तो वहाँ पे बिकॉज के साथ ऑफ लगना चाहिए था, जो कि यहाँ पे ओमिट है। सो पार्ट डी में क्या है, एरर है। होपफुली ये वाला क्लियर था क्योंकि ये बहुत सिंपल था। देखते हैं अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। बोलता है कि ऑल ऑफ अस आर अवेयर दैट द एक्सीलेंस क्वालिटीज पोजेस्ड बाय हिम आर ऑल नेचुरल गिफ्ट्स। तो हम सबको ही पता है कि जो उसकी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ हैं, वो क्या है, उसके लिए नेचर का गिफ्ट है। तो यहाँ पे देखिए जो एरर है 8 क्वेश्चन में आपका एरर है पार्ट बी में। बी में क्या एरर है, आपको हमेशा ध्यान रखना, वैसे भी जब भी दो नाउन आपस में इकट्ठे आ जाते हैं तो ये जो पहला वाला नाउन है इट ऑटोमेटिकली चेंजेस टू एडजेक्टिव। वो हमेशा ही दूसरे वाले नाउन को क्या करेगा, क्वालिफाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो नाउन प्लस नाउन क्या आ रहा था, इस वाले सेंटेंस में आ रहा था एक्सीलेंस क्वालिटीज़। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, एक्सीलेंस क्वालिटीज़ आ रहा था, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि क्वालिटीज़ अपने आप में नाउन ठीक है, बट जो एक्सीलेंस है वो भी क्या है, नाउन फॉर्म है। और इसको हमें चेंज किस में करना था, एडजेक्टिव फॉर्म में करना था। तो वहाँ पे हमें एक्सीलेंस की जगह एक्सीलेंट चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, दो नाउन इकट्ठे आते हैं तो जो पहला वाला नाउन है that has to function as an adjective of the noun following it। तो जो उसके बाद नाउन आएगा उसको उसका एडजेक्टिव बनना पड़ेगा। तो जो एक्सीलेंस है वो क्या है, अपने आप में नाउन था, ठीक है, बट अगर वो क्वालिटीज़ के लिए आ गया तो क्वालिटीज़ के लिए उसको हमें एडजेक्टिव फॉर्म में चेंज करना पड़ा। तो उसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या थी, एक्सीलेंस की एडजेक्टिव फॉर्म एक्सीलेंट होती है। जैसे आपको स्कूल में भी कभी मिला होगा, गुड एक्सीलेंट बोलते थे। देखिए शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टकट ये है, जो भी चीज़ आप अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ कर सकते हो दैट इज़ एन एडजेक्टिव। अपने आप को, फॉर एग्जांपल अपने नेम को, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही ये होता है कि किसी के नाम को, किसी भी नाम या जो जिसको हम बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। तो वहाँ पे अगर आपको एक्सीलेंट राम, एक्सीलेंट श्याम, तो अगर वो नाम के लिए यूज़ हो पा रहा था तो एडजेक्टिव है। अगर मैं बोलूँ एक्सीलेंस राम तो वो कोई बात नहीं बनेगी, क्योंकि नाउन कभी भी किसी चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म बनाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ा, एक्सीलेंट में चेंज करना पड़ा। अब देखिए 9th वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंडियाज़ ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री इज पॉइज्ड ऑन ग्रोथ एट 7% दिस ईयर अलोन। तो कहते हैं जो इंडिया की ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो क्या है, एंटिसिपेट किया जा रहा है कि वो इस साल में ही 7% से ग्रो कर जाएगी। अगर हम ये बोल रहे हैं ऑन ग्रोथ, तो ऑन ग्रोथ का क्या मतलब है, इट इज़ ऑलरेडी ऑन ग्रोथ, वो ऑलरेडी बढ़ रही है। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं। तो एंटिसिपेट करने के लिए जो ऑन ग्रोथ है वो वर्ब हमारा गलत हो जाता है। तो वहाँ पे आपकी गलती किस में है, गलती है पार्ट सी में, जिसमें ऑन ग्रोथ नहीं आएगा। ऑन ग्रोथ की जगह हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टू ग्रो, क्योंकि अभी ये सिर्फ क्या है, हमारी एंटिसिपेशन है। तो एंटिसिपेशन के लिए ऑन ग्रोथ मतलब ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, बट इट इज़ नॉट ऑलरेडी ग्रोइंग। तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, टू ग्रो, क्योंकि इतने से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या बढ़ेगी। होपफुली ये वाला क्लियर है, मीनिंगफुली क्लियर था आपको। तो देखते हैं लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का क्या बोल रहे हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ डिसीजन
अच्छा, एक आपको टिप देती हूँ, जहाँ पे भी आपको फुल फॉर्म सी है और आपको उसकी शॉर्ट फॉर्म पता है तो आप प्रेफर कीजिए जब आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म से पढ़िए। इसका क्या फ़ायदा होता है आपको कि जो आपका जो माइंड है, माइंड उस चीज़ को जल्दी ग्रास्प कर लेता है। तो जैसे अभी मैंने बोला द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन, तो इसकी जगह अगर हम ये बोलते कि द आरबीआई डिसीजन, तो वो हमारे लिए ग्रैब करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। होपफुली आपको ये टिप पसंद आई है। तो देखते हैं अभी क्या कह रहा है सेंटेंस हमारा। तो द आरबीआई डिसीजन टू वेव एटीएम चार्जेस हैव पुट बैंक्स इन ए डिफ़िकल्ट पोजीशन। तो कहते हैं जो आरबीआई का डिसीज़न है क्या, एटीएम चार्जेस को वेव करने का, कैंसिल करने का, उसने जो बैंक्स को क्या कर दिया है, डिफ़िकल्ट पोजीशन में डाल दिया है। तो वहाँ पे किसने डाला डिफ़िकल्ट पोजीशन में, आरबीआई के डिसीज़न ने। तो अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है जो हमारा वर्ब है वो हमेशा हमारे मेन सब्जेक्ट के हिसाब से लगना चाहिए, और सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है। तो यहाँ पे जो जिसने मुश्किल में डाला है, किसने डाला है, डिसीजन ने मुश्किल में डाला है, तो वो क्या हुआ अपने आप में सब्जेक्ट। तो जो हमारा वर्ब लगा हुआ है दैट इज़ हैव, वो किसके हिसाब से लगना चाहिए था, वो आरबीआई के डिसीजन के हिसाब से लगना चाहिए था। तो डिसीजन अपने आप में क्या है, सिंगुलर है। अगर डिसीजन अपने आप में सिंगुलर है तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब की ही रिक्वायरमेंट थी। तो जो आपकी गलती है दैट इज़ इन पार्ट सी। तो पार्ट सी में क्या गलती है, वहाँ पे हैव यूज़ किया है, जो कि अपने आप में गलत है, क्योंकि जो डिसीज़न था वो क्या था, सिंगुलर था, और डिसीज़न के लिए, सिंगुलर के लिए हम हैव नहीं, हम क्या यूज़ करते, हैज़ यूज़ करते। ठीक है, होपफुली आपको ये क्लियर है। हमारा वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से लगना चाहिए। अगर उसमें कुछ भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे टू वेव एटीएम चार्जेस, ये शायद सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए या फिर उसको मीनिंगफुली बताने के लिए, बट हमारा जो वर्ब है वो उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से लगना चाहिए था। सब्जेक्ट हमारा था आरबीआई का डिसीजन, डिसीजन अपने आप में सिंगुलर था, और सिंगुलर के साथ हम हैव नहीं यूज़ कर सकते, हमें यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे हैज़। तो गलती जो थी वो आपके पार्ट सी में थी। होपफुली ये वाले 10 क्वेश्चंस भी आपको समझ आए हैं। अब आप एक बार इसको वापस से बनाने की कोशिश कीजिए विदाउट चेकिंग माय एक्सप्लेनेशन, और एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन चेक कीजिए अगर आपको किसी में भी डाउट आता है तो। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस हार्ड एंड डू वेल इन द एग्जाम्स। थैंक यू। Want to get government jobs? Subscribe IBT official YouTube channel Make My Exam, and for instant notification please push the bell.